मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप सभी एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ सीयूटी की तैयारी कर रहे हो। मुझे ये पूरा आपसे विश्वास है और पूरा आप सभी का वादा भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस वादे को आप अतिशीघ्र पूरा भी करोगे। मई में होने वाली एग्जाम में आप पूरे जोश और जुनून के साथ उतरोगे और उसमें सफलता आपका कदम चुमेगी। ये डेफिनेटली आपकी मेहनत बता रही है, आपका जुनून बता रहा है, आपका जोश बता रहा है। आपका जो आगाज है बहुत ही धाकड़ है, तगड़ार है। और इस धाकड़ आगाज से ये आभास हो रहा है कि आप मैदान में उतर चुके हो, सीयूईटी के इस मैदान में उतर चुके हो। आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे। आइए आप इस सफलता के इस आयाम को छूने के लिए जो आपने आगाज किया है, वो इतना शानदार जानदार आगाज किया है, उस आगाज को हम इस धरातल पर उतारते हैं और शुरुआत करते हैं इस सीयूईटी की फिजिक्स, एक जो सब्जेक्ट आपने चुना है, इसके द्वारा। सीयूईटी के अंदर आपने सिलेबस जरूर देख लिया, मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको पूरा कंप्लीट 2025 का आपको एक पूरा का पूरा सिलेबस बताया था कि सीयूईटी ने 2024 के बाद 2025 में जो मेजर चेंजेस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, वो आपको मैंने पुराने वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया। आइए हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं हमारे इस सिलेबस को और क्विकली, ज्यादा समय लेते हुए हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट को जो सिलेबस में दे रखा है उसको हम स्टडी करते हैं और इस जानदार शानदार शुरुआत को हम बहुत अच्छे आयाम पर लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ शुरू हो। आप सीयूईटी की बूस्टर डोज की 2.0 श्रृंखला के साथ इस फिजिक्स को हम तोड़ मरोड़ डालेंगे और सीयूईटी में शायद कोई क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। उस क्वेश्चन को हम पूरी एनर्जी के साथ अटेम्प्ट करेंगे और उसका पोस्टमार्टम करके उसका निचोड़ लाकर हम उसका आंसर ढूंढेंगे और देखते हैं किस प्रकार हम इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहले टॉपिक में यानी पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यदि उसका सही तरीके से नाम दिया जाए तो वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो दो यूनिट आ जाएगी वैसे। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आइए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यूनिट का। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? हिंदी में बोले तो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी नाम से ही आपको थोड़ा सा आभास होने लग गया होगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। आइए दोस्तों, एक वर्ड आता है चार्ज। बड़ा खेल रचाता है ये चार्ज, बड़ा करना चीज है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इवन मनुष्य भी जिंदा नहीं रह सकता। अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चार्जेज हैं। वो चार्जेज एक इलेक्ट्रिक पल्स के माध्यम से अपने माइंड को इग्नाइट करते हैं और अपने संदेश को पहुंचाते हैं। वो इलेक्ट्रिक चार्जेज ही तो हैं जो आपके दिमाग के अंदर, जो आप देखते हो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, दी आई एक चैप्टर आता है। उस चैप्टर में हम आंख की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अपने मानव नेत्र की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं? रेटिना के बाद में ऑप्टिकल फाइबर जो सिग्नल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ले जाने वाले होते कौन है? इलेक्ट्रिकल से ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन से होते हैं, चार्ज कैरियर से होते हैं। तो कहने का मतलब ये चार्ज क्या है, ये चार्ज जिसने धमाल मचा रखी है, चार्ज क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। पहले अपने चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ये जो चार्ज होता है, चार्ज यदि रेस्ट में है, चार्ज किसमें हो? रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो, तो ये क्या क्या कर सकता है? ये चार्ज जब रेस्ट में है तो ये इसके आसपास क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर यदि कोई दूसरा चार्ज आना चाहता है, ये ऐसे ही समझिए आप जिस तरीके से हर गली का एक कुत्ता होता है। उस कुत्ते की एक विशेषता होती है, आपने नोटिस भी किया होगा। दूसरी गली का कुत्ता यदि उस गली में आने की कोशिश करता है तो उसको आने नहीं देता, उसकी पूरी दादागिरी होती है। उसी तरीके से जब कोई चार्ज सपोज यहां पर है, इस चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज आना चाहता है तो इस चार्ज की दादागिरी क्या है? इसको आने नहीं देगा। इसकी प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है, यानी इसके आसपास का जो फील्ड है वो फील्ड डिसाइड करता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। वो उसकी मर्जी है, इसकी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, इसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब चार्ज रेस्ट में है तो आसपास क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज जब मोशन में है, चार्ज जब मोशन में है, चार्ज जब मोशन में है तो क्या कर सकता है? यदि मोशन यूनिफॉर्म है और मोशन यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। और यदि एक्सेलरेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है यानी नॉन यूनिफॉर्म है, तो त्वरित गति है, तो ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक एडिशनल चीज और आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही उसका, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही हमेशा, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है।
बट यहां पर एक तीसरी चीज आ जाती है, उसे कहते हैं हम ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक वेव प्रोड्यूस होती है जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, चार्ज त्वरित गति करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, यानी उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंजेज आते हैं। कभी वेलोसिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, दोनों स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक वेव जनरेट होती है, उस वेव का नाम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, जो लास्ट का जो चैप्टर होता है फर्स्ट बुक का, उसमें हम पढ़ते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्जेज आर एक्सेलरेटेड। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, त्वरित गति करता है, तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ये बेटा एक समराइज पार्ट था। कहने का मतलब है जब चार्ज रेस्ट में है तो उससे संबंधित हम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज की स्टडी कर सकते हैं। फिजिक्स की एक ब्रांच आती है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम शुरुआत करें तो आगे किस प्रकार बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आइए पॉइंट वाइज पॉइंट अपने इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने नाम लिया इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? दोस्तों आप सभी जानते भी हो, आपने बहुत गेम खेले, आपने विशेषकर एक गेम जरूर खेला होगा। आप चेयर पे बैठे हो, आपके दोस्त आपके पीछे एक कपड़े को लेकर, उन्हीं कपड़े को लेकर वो ऐसे बार बार घुमा रहे, तो वहां पर आपको अचानक एक अंगुली से नाखून टच किया जाता है। जब अंगुली जैसे टच किया जाता है तो आपको एक आवाज आती है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है, एक करंट लगता है, थोड़ा सा करंट सा लगता है, आपको झटका सा लगता है। इट मीन्स वहां पर ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है, ऐसा कौन सा मिराकल हो रहा है जिसकी वजह से आपको झटका लगता है, आपको थोड़ा सा शॉक फील होता है, आपको थोड़ा सा डर लगता है। वहां जो आवाज आई वो क्या थी? वहां पर प्लस माइनस चार्जेस हो गए थे, वो रिकंबाइन हो गए, आपस में जुड़ने के कारण वहां पर एक चिंगारी उत्पन्न हुई, यानी वहां पर विपरीत प्रकृति के आवेश थे। तो वो आवेश आया कहां से? ऐसा क्या हुआ? ये आवेश चार्ज है क्या? बेसिकली कहने का मतलब है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? चार्ज किसे कहते हैं? देखिए चार्ज क्या है? इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है बेटा? चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से कोई मैटर जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, उसके फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है। यानी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा, चार्ज के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट, उसके पास रखे ऑब्जेक्ट जिस पर भी चार्ज है, वो चार्ज क्या करेगा? उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ये सारी स्टडीज अपने को उससे करनी पड़ती है। ये सारा का सारा खेल रचाने वाला होता कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है मित्रों। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हमने थोड़ी देर पहले पहली स्लाइड में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है, क्या कमाल कर सकता है, क्या धमाल कर सकता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कमाल है कि हम इस दुनिया के अंदर, इस मनुष्य ने इतनी तरक्की की है, इतना हम कमाल कर पाए हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, जैसे एक्सरे हो, गामा रे हो, आईआर हो, विजिबल हो, अल्ट्रावायलेट हो। आप सीधी सी बात ये बताओ कि जब अंधेरा हो गया रात के समय, आप क्या करते हो? बल्ब जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, लाइट जलाते हो। वो वेव आई कहां से? वो वेव है कौन सी? उसको आर्टिफिशियली रूप से मनुष्य ने बनाया, पर उसके अंदर सर्किट कौन सा है? वहां हम कर क्या रहे हैं? वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों। वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पैटर्न का एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहते हैं हम विजिबल रेडिएशन। आपने एक चीज देखी होगी, आपने सुना भी होगा कि हमारी हड्डी जब टूट जाती है तो उस हड्डी के टूटने की पहचान करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है बेटा? एक्सरे करता है। एक्सरे डायफ्रेक्शन करता है, एक्सरे नहीं करता, एक्सरे डायफ्रेक्शन करता है। वो XRD में एक्सरे जो यूज होती है, वो एक्सरेज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। वो कैसे प्रोड्यूस हुई? वो एक कॉपर या किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जब हाई एनर्जी के जब इलेक्ट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो उससे एक्सरेज निकलती है। तो कहने का मतलब है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ही तो है वो सारे के सारे, वहां पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो मिल रही है। कहने का मतलब है सारा का सारा जो खेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है वो चार्जेज का ही तो है। उसका मेन ओरिजिन कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज है। कहने का मतलब है चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके बलबूते पर कोई भी मैटर के ऊपर यदि वो चार्ज आ जाए तब वो मैटर दूसरे मैटर से अट्रैक्ट हो सकता है, उससे रिपेल हो सकता है, और उस चार्ज के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ड्यू टू विच ए मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड इट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधी सी बात है। अब आपके दिमाग में, आपके जहन में एक छोटी सी बात तो आई होगी जरूर, आपके एक क्वेश्चन आया होगा कि सर चार्ज क्या स्पेस के अंदर ट्रेवल कर सकता है? डेफिनेटली नॉट। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, इसे विशेष कर ध्यान दें आप। चार्ज क्या होता है? देखिए
इसके बारे में हालांकि अब आगे चर्चा करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, वहां पर हम अच्छे से स्टडी करेंगे। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर है मींस मास है तो चार्ज है, अदरवाइज चार्ज नहीं होगा। जैसे स्पेस के अंदर जब ट्रेवल करता है, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, तो वहां पर कंप्लीटली स्पेस थोड़ी होगा, चार्ज ही तो कैरी करता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो एक चार्ज जो है वो उसको कैरी करता है, मींस वो एक्सेलरेट करता है, तो ईएम वेव जनरेट होती है। सिंपली सी बात यही है। तो एक जो मैटर होता है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। मेथड ऑफ चार्जिंग उसके अंदर आपने अच्छे से पढ़ेगा। तो ये जो चार्ज होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपको सीयूईटी के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आती है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। चार्जेस आर एडिटिव। कोई आप में से बता सकता है एडिटिव मतलब क्या होता है? मीन्स सिंपल सी बात है सर कि चार्ज जो होते हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। अरे दोस्तों आपको कहा जाए कि आपको एक संख्या है 12, आपको कहा जाए कि इसके अंदर आपको 2 ऐड करना है, क्या करोगे आप? अपनी प्राइमरी क्लास को याद करोगे, आप 2 में 2 ऐड कर दोगे 14 हो गए। आपने कोई इसके अलावा और कोई चीज सोची? आपने कोई दिमाग में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें सोची कि कैसे जोड़ेंगे, क्या होगा, सर ने पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ सोचा आपने? मींस स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए आपको ज्यादा सोचा विचार की आवश्यकता नहीं है, सिंपली ऐड कर दो। मींस जो चार्जेज है उनको भी ऐड करते समय ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अरे सिंपली ऐड कर दो। जैसे कि सर आपने दे दिया 2 माइक्रोग्राम, दूसरा चार्ज दे दिया आपने -4 माइक्रोग्राम, कैसे ऐड करें सर? आपने तो बताया सिंपली ऐड कर दो। तो यहां तो ये माइक्रो यानी ऐड करते समय ध्यान रखना दोस्तों, चाहे माइक्रो हो चाहे मिली हो, सेम यूनिट को जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ दोगे? 2 में -4 जोड़ने पर -2 माइक्रोकुलाम। अब यहां पर बात आती है कि सर ने क्वेश्चन घुमा के दे दिया 2 मिलीकुलाम दे दिया और एक दे दिया आपको -2 माइक्रोकुलाम। सर टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? सुने, वाह मेरे वैज्ञानिकों क्या गणित बताइए आपने। अरे सुने नहीं होगा महानुभाव, यहां पर मिली कुलाम है, यहां माइक्रो कुलाम है। मिली मींस 10⁻³ माइक्रो मींस 10⁻⁶। आपने 10th क्लास में आपने बेस वाले जब 10th बेस के जब कोई न्यूमेरिकल किए होंगे, ऐसी संख्याओं को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी पावर सेम नहीं हो। इनकी पावर सेम करो फिर ऐड हो सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2000 × 10⁻⁶। इसको लिख सकते हो -2 × 10⁻⁶ कुलाम। अब दोनों का ये क्या हो गया? सेम हो गया। अब ऐड कर दो 2000 -2 मींस 1998 माइक्रो कुलाम। यह आ गया मित्रों 1998 माइक्रो कुलाम। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। सर हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होती है, कंजर्वेशन क्या होता है? अरे बेटा आप घूमने के शौकीन तो है, बहुत घूमते हैं, घूमते हो तो आपने देखा होगा वहां पर एक जगह एक बोर्ड ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, वहां कंजर्वेशन रीजन। दिस प्रॉपर्टी इज कंजर्व्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो भी होगा, वहां साफ साफ लिखा होता है। इट मीन्स आप वहां पर उसकी दीवार को फोड़ने की कोशिश करना, उस प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करना, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करना, फिर आपको पता चल जाएगा व्हाट डू इट मीन्स, इसका मतलब क्या है आपको तब पता चलेगा। पुलिस वाले उठा ले जाएंगे आपको। मीन्स उस प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। क्या आप उसको नुकसान पहुंचा सकते हो? कभी नहीं। इसको आपको सर आपने कहा कि 10 कुलाम को हम 5 कुलाम में बदल सकते हैं, कन्वर्ट करके किसी न किसी तरीके से 2 टुकड़े में ऐड कर दो। 10 माइक्रो कुलाम को 5 माइक्रो कुलाम के टुकड़े कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप 2 कंडक्टर लो, 2 कंडक्टर को आपस में जोड़ दो, एक अनचार्ज एक चार्ज, दोनों पर आधा बढ़ जाएगा। तो सर आपने तो कहा इसको नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचाएगा। टोटल करके देखो आप, पहले कितना था 10 माइक्रोकुलाम, अब कितना है 10 माइक्रोकुलाम। और भी सिंपल सा आंसर बताऊं आपको क्या है? आपके पास 100 रुपए का नोट है, मम्मी ने कहा बेटा आप 100 रुपए से सब्जी लेके आ जाओ। अब सब्जी वाले को आपने 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए आपने वापस अपने पॉकेट में रख लिए, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार बच्चे हो। आप मम्मी के पास आए, मम्मी को आकर आपने क्या कहा कि मम्मी मैंने 50 रुपए की तो सब्जी ले आया और 50 रुपए का ये आप नोट ले लीजिए। बताओ टोटल कितने आपके पास? आपके पास कितना अमाउंट है? आपके पास 50 रुपए की तो सब्जी है जिसका मूल्य कितना है 50 रुपए, और 50 रुपए का करेंसी है। टोटल कितने हो गए 100 रुपए। मींस 100 रुपए का नुकसान थोड़ी हुआ, किसी के पॉकेट में गया वो, उसके बदले आपको कुछ चीज मिली नहीं।
तो कहने का मतलब है कि जो 100 रुपए है, चाहे उसके 100 टुकड़े क्यों नहीं कर दो आप, एक एक रुपए की चिल्लर क्यों नहीं बना दो, तब भी उसकी कीमत 100 रुपए ही होगी। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की चिल्लर बनाने पर वो 95 हो जाएगा या 90 हो जाएगा या उससे छोटा हो जाएगा। चेंजेस कभी भी नहीं होते। इट मीन्स जो करेंसी होती है वो भी क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्जेस भी क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। मास भी क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ये सारी एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सारी की सारी कंजर्व्ड क्वांटिटी आपने अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती है, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। अरे भैया, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, बताओ आपकी उनसे दुश्मनी होती है, दोस्ती होती है? आपके पास बैठने के आपसे दूर भागते हैं। कहने का मतलब है कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माइनस प्लस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का देता है, भगाने की कोशिश करता है कि दूर भग जाए यहां से। चार्ज इज वेरिएंट, मास इज, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट बेटा एक साथ, सॉरी, मास इज वेरिएंट। इससे क्या मतलब चला, चार्ज जो है, वेरिएंट का मतलब समय के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चार्ज जो है कभी भी बदलता नहीं है, परंतु मास बदल सकता है। सर आप क्या बात कर रहे हो, ये मास बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है बेटा। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन को अच्छे से पढ़ा है तो जरूर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है अपनी रिलेटिविटी के अंदर कि जब कोई वस्तु या जब कोई भी वस्तु जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जब वो मोशन करती है तो उसका टाइम और लेंथ दोनों ही चेंज हो जाती है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो ध्यान रखना, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइम डाइल्यूट होता है, यानी समय बढ़ता है और जो लंबाई है वो घटती है। आपने देखा भी होगा, प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो तो अब आपके पास वो ट्रेन आती है तो बहुत लंबी दिखाई देती है, परंतु वो जब ट्रेन आपसे दूर जाती है तो उसकी लंबाई क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम, छोटी सी दिखने लगती है। एरोप्लेन उड़ती है, प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो तो वहां पर वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। 200-250 लोगों को भरने वाली एरोप्लेन बहुत बड़ी दिखाई देती है, परंतु जब एरोप्लेन उड़ान भरती है तो उसके बाद में आसमान में जाती है तो एक छोटे से कबूतर के समान दिखती है, पक्षी के समान दिखती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उसने गति की, गति करने के बाद में उसके लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लंबाई में कुछ कमी हुई। ये किसके कारण? उसके मोशन की वजह से। इसी प्रकार आपने सुना होगा जब ट्रेन आपके पास आती है तो उसका हॉर्न की जो आवाज है वो तीक्ष्ण होती है, जब वो दूर चली जाती है तो उसकी आवाज में बदलाव आता है, यानी उसकी आवृत्ति में बदलाव आता है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, टाइम पीरियड में बदलाव आता है, टाइम में बदलाव आता है। टाइम में बदलाव किसकी वजह से होता है दोस्तों? यहां पर एक डॉपलर इफेक्ट भी होता है। वो डॉपलर इफेक्ट, यहां पर जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से सारा खेल होता है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो टाइम है, टाइम के साथ में मास बदलता है, जबकि चार्ज में कोई भी बदलाव नहीं होता है। चार्ज इज टाइम इनवेरिएंट, वेरेज मास इज टाइम वेरिएंट। अब आगे क्या है, चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, आपकी सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी है। एक्चुअली आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी यहां पर किए होंगे और बोर्ड एग्जाम भी अक्सर इस तरह से यहां से न्यूमेरिकल पूछती भी है। देखो बेटा, चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। किस आधार पर हम कहेंगे चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है? एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन को शो करता है। किस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है? यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं, ये N क्या है? ये एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ये E क्या है? ये एक चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और n क्या है? इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3 4 5 इस तरह से। कहने का मतलब है जिस भी किसी वस्तु के ऊपर चार्ज आया उसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा E के चार्ज के हमेशा क्या होगी? मल्टीपल होगी। जैसे आप घर पे साबुन लेके आते हो, कोई भी साबुन लेके आते हो, कोई भी ऐसी चीज लेके आते हो जो क्वांटाइज्ड है, जो कैलकुलेटेड है, उसको हम गिन सकते हैं। उसको नंबर, जैसे चेयर बोल दो, नंबर ऑफ चेयर पे घर पे जैसे आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हो, तो कहने का मतलब है ये आप उसको ऐसे थोड़ी करते, चेयर के पैर अलग कर दो, हत्थे अलग कर दो, फिर उनको काउंट करना शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी होता काउंट। नंबर काउंट किए जाते हैं कि 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर। तो कहने का मतलब है ये जो नंबर से हम डिसाइड करते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक सिंगल चेयर, अब चेयर में सारा का सारा उसका मटेरियल आ गया, जिसमें हत्था भी आ गया, उसके पैर भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो कहने का मतलब है जो चार्ज है वो भी एक ऐसी क्वांटिटी का मल्टीपल होता है जो जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। इसका क्या होता है? हमेशा एक मल्टीपल होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1e हो सकती है, 2e हो सकती है, 1000e हो सकती है, इसका 1 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, 1 मिलियन हो सकती है, कितना भी हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है, e हो सकती है।
कहने का मतलब है इसका हमेशा क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर चार्ज में हम दो तरीके पढ़ते हैं कि चार्ज जो है एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब क्या है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी के पास, जैसे आपने किसी एटम की बात करते हैं, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो कितने हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये टोटल किसके पास होंगे, एक एटम के पास होंगे। इनके नंबर कितना है, जैसे इसको मैं बोल दूं n1 n2 n3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका पॉजिटिव होता है, मींस n1e पॉजिटिव। n2 न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज की बात यहां पर हम कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस होता है, तो यहां पर क्या लगा दो, यहां पर माइनस लगा दो। कहने का मतलब है n1 माइनस n3 इंटू e। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सपोज 10 है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उस एटम का चार्ज कितना होगा, उसका न्यूट्रल होगा। तो ये माना जाता है और ये कैलकुलेटेड भी है कि जो एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सारे सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि कोई एटम होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, कितना होता है। तो एटम जो होता है उसके ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इनकी संख्या कम करते जाए, जैसे आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि एक लिथियम है, लिथियम जो एटम है इस लिथियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, +2e +2 कर दिया इसे, मींस लिथियम के पास कितने प्रोटॉन नंबर कितने हैं, ये 3 Li होता है, 6 या 7, ठीक है। अब यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, 3, न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनों के नंबर भी कितना बोल देता हूं, 3, प्रोटॉन का नंबर भी 3। अब यदि यहां जैसे n1 n3 की बात करें, इसको n3 बोल दो, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 0। पर इनसे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मींस यहां 3e की जगह क्या आ गया, केवल 1e बचा, दोनों इलेक्ट्रॉन तो गायब। अब बताओ 3 में से ये गया, कितना बच गया, 2e यानी +2। तो इसके ऊपर मैंने +2 लिखा, वो इसलिए तो लिखा है, उसको डांस कराने के लिए लिखा है क्या मैंने, उसको इसलिए लिखा है बेटे कि इसके ऊपर +2 से ये पता चलता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 है, मींस इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। चलो जी आगे बढ़े, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो बेटे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या करें बेटा, सर मेरे को तो नींद आ रही है। क्या करोगे सो के, 24 घंटे सोना चाहते हो, 24 आवर्स, फिर जगोगे कब बेटा। सोने का मतलब आप अपने जो मकसद है उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। कि सर मैंने क्या लिया, एक रोड ले ली, ग्लास की रोड ले ली, एक बंदूक ले ली। इस ग्लास की रोड को आपने क्या किया, एक ऊनी कपड़े से, सिल्क से रब किया। आपने क्या किया, उसको रब किया इस अच्छे से, क्या हुआ, चमत्कार हुआ। इस ग्लास की रोड पर और इस सिल्क पर चार्जेज आना शुरू हो गई, दोनों चार्ज हो गई, दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आ गए। उससे क्या होगा, दोनों के ऊपर चार्जेज आ गए। चार्जेस आने के कारण यदि इस ग्लास रोड के पास में कागज के छोटे छोटे टुकड़े में लेके जाओ, छोटे छोटे टुकड़े में लेके जाओ, क्या होगा, देखो बेटा चमत्कार क्या होगा, ये सारे के सारे कागज के टुकड़े ऊपर की ओर अपने आप ही उठने लगते हैं। नहीं समझ में आ रहा, आप एक काम करो, अपने बालों को सूखा रखना, नहाते टाइम पे नहाने के बाद उसको अच्छे से सुखा लेना। फिर जब आप कंघी करो, कोम करो, तो कोम करते समय आप क्या करना, बार बार उसको अच्छे से बालों के अंदर उस कंघी को चलाना, और चलाकर आपने को टकला तो नहीं है, टकले हो तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। यदि सूखे बालों में आप कंघी करोगे और उसको कागज के पास में लेके जाओगे, छोटे छोटे कागज के पास में लेके जाओगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो सारे सारे कागज के टुकड़े ऊपर की ओर उठने लगते हैं। या फिर आप ऐसे कर लो, उन बालों के ऊपर ही ले जाओ, तो बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऊपर की ओर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जो उनको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है ना, अट्रैक्ट कर रही है। यदि इसके पास एक दूसरी रोड लेके जाएगी तो उसको क्या करेगा, वो रोड को आपस में पास में नहीं आने देगा, उसको रिपेल कर देगा, तो वहां पर एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बेटा यहां पर क्या है, यानी कहने का मतलब है कि हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे ला सकते हैं। ये एक तरीका क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, इसके देखो 3 मेथड होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला है फ्रिक्शन, एक मेथड होता है फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण।
दूसरा मेथड होता है बेटे कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं चालन। और तीसरा जो मेथड होता है इंडक्शन, इंड्यूस होता है इंडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरण विधि। ये तीन अलग अलग मेथड्स हैं। तीनों अलग अलग मेथड्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज ला सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड आपने जाना फ्रिक्शन, घर्षण, यानी एक बॉडी ए है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों को आपने आपस में क्या किया, रब किया, दोनों को आपस में रगड़ा। रगड़ने पर क्या हुआ, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों क्या हो गई, चार्ज हो गई, दोनों के ऊपर क्या हो गया, चार्ज आ गया। ध्यान रखिएगा मैं यहां पर इसके सरफेस के ऊपर चार्ज ला रहा हूं, मींस ये क्या है, मेटल्स है, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। मेटल ए और बी को आपस में रब करने पर उनके ऊपर चार्जेज आ जाते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। यदि दोनों को दूर दूर लेके जाए फिर उनको वापस पास लाने की कोशिश करें तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलरली यहां पर एक विशेष आपको बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को, दोनों ही सिलेंडर्स को आपको क्या करना है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखना है। दोनों को एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखना है। ये कैसा स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ऐसा क्यों किया सर आपने, इंसुलेटिंग स्टैंड? ये ऐसा इसलिए क्या बेटे, आपने आजकल खेतों के अंदर देखा होगा कि खेतों की जब जो मेड़ होती है, जो चार दीवारी होती है, वहां पर एक तार लगा रहता है जिससे हम खेत के अंदर पशुओं को अंदर घुसने से रोकते हैं। होता क्या है कि जब उस तार के संपर्क में कोई पशु आता है तो उसको तेज करंट लगता है, वो तेज करंट लगता है। यदि आपने उस तार को वहां से एक गीली लकड़ी से लटका दिया या उसको धरती के अर्थ के संपर्क में हो गया तो वो काम नहीं करता है। तो आपने नोटिस किया वो चारों तरफ, खेत के चारों तरफ एक लकड़ी के ऊपर बोतल लगाकर या कैसे न कैसे एक इंसुलेटिंग ऐसा बनाया जाता है जिससे वो करंट अर्थ के अंदर नहीं जाए, अदरवाइज वो मशीन काम नहीं करती। पशुओं से बचाने के लिए, पशुओं को इलेक्ट्रिकली शॉक देने के लिए, उनको भगाने के लिए, खेत से बचाने के लिए, अपनी फसल से बचाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। और वो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे ही पशु आएगा उसको करंट लगेगा, वो भग जाएगा, वो कभी भी नहीं आएगा, पूंछ दबाकर भगेगा। कहने का मतलब यह है यदि वो तार धरती के संपर्क में होगा तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, धरती के अंदर चला जाएगा, वो मशीन काम नहीं करेगी। इसलिए उसको लकड़ी के ऊपर उस तार को चारों तरफ लटकाया जाता है और लकड़ी से के साथ साथ प्लास्टिक की बोतल्स या कुछ प्लास्टिक की ऐसी क्लिप्स होती है उनसे उस तार को लटकाया जाता है जिससे वो अर्थ के संपर्क में नहीं हो, सारा का सारा चार्ज उसके अंदर दौड़ता रहे। तो ये कुचालक स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए काम में लिया जाता है कि जो भी चार्ज इस मेटल सरफेस के ऊपर आया वो सारा का सारा अर्थ के अंदर न चला जाए। अर्थ के अंदर नहीं जाएगा तो इसकी सरफेस पे फैल जाएगा, सरफेस पे फैल जाएगा तो आपको इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। मींस हमने किया क्या है, हमने इसको चार्ज किया है। सर हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हमें भी चार्ज होने की आवश्यकता है। चार्ज होना है तो बेटा क्या करो, आप खाना खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, विटामिन खाओ, चार्ज अपने आप ही हो जाएगी, आपकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड में बेटा क्या करते हैं, एक मेटल स्फीयर लो, एक दूसरा मेटल स्फीयर लो, इसको चार्ज दे दिया, यहां से उठा के मैं यहां ले आया, इसके ऊपर चार्ज था। फिर मैंने क्या किया, इससे एक वायर कनेक्ट किया और वायर भी कैसा, मेटेलिक वायर, मेटल धातु। उस मेटेलिक वायर को इससे कनेक्ट किया तो चार्ज की एक विशेषता होती है, जिस तरीके से अपने को चलने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, एक रास्ते की आवश्यकता होती है। क्या आप उबड़ खाबड़ जमीन, कंटीली झाड़ियों के अंदर से गुजर सकते हो? कभी नहीं। अपने को भी चलने के लिए एक रास्ते की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार चार्ज को चलने के लिए भी एक रास्ते की आवश्यकता होती है। उस रास्ते का नाम ही क्या है, कंडक्टर। और कंडक्टर कौन होते हैं, पीरियोडिक टेबल पे जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो मेटल्स है वो सारी सारी क्या है, कंडक्टर्स ही है। अब हम इनके बीच में क्या लगा देते हैं, यहां पर एक मेटल लगा देते हैं, कंडक्टर लगा देते हैं। इस कंडक्टर का काम क्या है, एक इस चार्ज को रास्ता प्रदान करना। इस रास्ते के द्वारा चार्ज यहां पर बहुत सारा इकट्ठा हो गया था, वो धीरे 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 क्या होता जाता है, दूसरे मेटल सरफेस के ऊपर आ जाता है। क्या सर ये पूरा पूरा चार्ज आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। आपने देखा होगा अपने किचन के ऊपर एक टंकी होती है, दो टंकी होती है जनरली, कोई दो टंकी रखते हैं, दोनों के नीचे से एक सिंगल पाइप लगा देते हैं। यहां से पाइप लगाकर एक दूसरी टंकी और लगा देते हैं जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्या आपने ऐसा नोट किया है कि जब इसको पानी से पूरा भर देते हैं तो क्या ये खाली रह जाती है? कभी नहीं। ये भी क्या होगी, जैसे जैसे इसके अंदर जितने लेवल का पानी बढ़ता जाएगा ना, जितना लेवल इसका बढ़ेगा उतना लेवल इसका भी बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बराबर होती जाएगी, दोनों ही बराबर होते जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है चार्ज जो है इससे इसके पास जितना एक्स्ट्रा था, यानी जितना चार्ज था पहले Q था, अब वो Q दोनों में कितना कितना बढ़ गया, आधा आधा बढ़ गया। इसके ऊपर भी Q/2, इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज आ गया।
तीसरा मेथड दोस्तों क्या है? इंडक्शन। और इंडक्शन में क्या होता है बेटा? इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में आपको मैं बताता हूं, नाम से ही पता चल रहा है, इंड्यूस हुआ है चार्ज। क्या हुआ है? इंड्यूस। कैसे होता है इंड्यूस? इंडक्शन। थर्ड मेथड क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग इंडक्शन। एक मेटल स्फीयर लिया, अब मेटल स्फीयर ना लेके आप यहां क्या लोगे? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लोगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, इसको मैंने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ये कैसा है? पॉजिटिव। अब ये बताओ कि बेटा आपके पास में, सपोज आप एक हॉस्टल के अंदर रह रहे होते हो और आपके कमरे के अंदर आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा है और आप क्या वहां पर बैठे रहोगे? उसको देखते रहोगे, सोते रहोगे? कभी नहीं। आपके अंदर भी आपके अंतरात्मा जागेगी, अरे बेटा जाग, तू कहां रह गया, कौन सी दुनिया में रह रहा है। अब इस दुनिया में आपको भी उसकी तरह क्या करनी पड़ेगी? रेस करनी पड़ेगी, आपको भी दौड़ लगानी पड़ेगी। आप मैदान में खड़े हो और मैदान में आपका साथी चक्कर लगा रहा है, दौड़ कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है और आप खड़े खड़े तकते तकते उसको देखते रहोगे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। यानी आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपका साथी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जो बहुत ही अच्छा है, डेफिनेटली आप उससे क्या होगे? प्रभावित होगे, उससे प्रेरित होगे, आप उससे क्या इंस्पिरेशन लोगे, उससे इंस्पिरेशन लेके क्या होगे? आप भी मोटिवेटेड होगे, आप भी जी जान लगा दोगे, आप भी मेहनत करने की कोशिश करोगे। यहां पर इस बॉडी के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज था, ये न्यूट्रल थी, इसके पास कोई चार्ज नहीं था। होगा क्या? चार्ज था। डेफिनेटली कोई भी एटम ऐसा नहीं होता जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हर मेटल के पास, हर एटम के पास, हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास, हर इंसुलेटर के पास में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर शर्त यह है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो या इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चल नहीं पाते, उनको जो रास्ता मिलता है उस रास्ते से वो निकल नहीं पाते ऊर्जा लेकर, इसलिए वो क्या है? कंडक्टिव नहीं होते, वो कंडक्टिव नहीं होते। तो ऐसे केस में क्या होगा? इससे चार्ज को कैरी करने के लिए, इससे चार्ज तो कैरी होगा नहीं, इससे इसे पार होगा नहीं। यहां पर आप मेटल का वायर लगा दोगे तो भी नहीं पार होगा, क्योंकि वो तो इंसुलेटर है ना। तो होगा क्या? यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज यहां पर क्या होगा? इंड्यूस होगा। मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इससे प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे, आकर्षित होकर इधर एक्युमुलेट हो जाएंगे। अब रही बात दूसरी, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। आपने पढ़ा था कि जैसे लिथियम था, उस लिथियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो लिथियम कैसा हो गया? 2+। ये पूरा एटम से मिलकर बना है। तो यहाँ के जो एटम्स है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या कमी हुई? बढ़ोतरी हुई बेटा। यहाँ पर क्या होगी? कमी होगी। कमी होगी तो ये वाला एरिया क्या बन गया? इधर का पूरा वॉल्यूम क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। सर बहुत अच्छी बात है, ये प्रेरित हो गए, इंस्पिरेशन मिल गए। इधर सारा सारा नेगेटिव, इधर सारा सारा पॉजिटिव। पर मनुष्य की फितरत होती है, ऐसा पसंद नहीं है हमको। हम क्या करते हैं? छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे रोकेंगे? रोकने का तरीका क्या है? यहां पर हम क्या करेंगे? एक वायर लेंगे, मेटल वायर लेंगे और उसको अंदर से इसको लगाकर यहां पर एक धरती के अंदर इस वायर को गाड़ देंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे। धरती के अंदर इसको गाड़ देंगे तो होगा क्या? ये सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा। अरे कभी नहीं बेटा, प्लस चार्ज मूव नहीं करता है। प्लस चार्ज मूव थोड़ी करता है। मूव कौन करता है? गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? अर्थ के पास। तो दोनों प्रकार के चार्ज है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलते 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 कहां पहुंच जाएंगे? इन चार्जेस के पास। जितने प्लस थे उतने ही धुआंधार बंदूक की गोली की तरह सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इस वायर के थ्रू जाते 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 इसको पूरा क्या कर देंगे? मिटा देंगे। इसकी हस्ती को खत्म कर देंगे, इसका तहस नहस कर देंगे। अरे भैया तुम क्यों प्लस लाए थे? हमें तुम्हारे प्लस की आवश्यकता नहीं थी रे। हम क्या करेंगे बेटे? यहां से सारा का सारा प्लस को गायब कर देंगे। क्या लगाया था हमने? इसको ग्राउंड कर दिया था। इसको हमने ग्राउंड कर दिया था। अर्थिंग कर देने से सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला गया था। बचा कौन? माइनस। अरे भैया तुम एक जगह क्यों बैठे हो? एक दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? इतनी जगह खाली पड़ी है, आप आगे की लाइन में इतने सारे बच्चे क्यों बैठे हो? सारे बैक बेंचर्स क्यों हो? पीछे की लाइन में क्यों बैठे हो? आप पूरी क्लास में बैठ जाओ, तीतर बीतर हो जाओ, फैल जाओ। क्या होंगे बेटा? पूरे क्लास के अंदर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के अंदर क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स वितरित हो जाएंगे। इस प्रकार समान रूप से जितना प्लस चार्ज था उतना ही माइनस चार्ज ऑब्जेक्ट बी पर आ जाएगा। इस मेथड को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग जिसमें इंडक्शन है वो इंडक्शन मेथड है। उसके द्वारा हम किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे 3 मेथड ऑफ चार्जिंग जो है फिनिश होते हैं। आगे के टॉपिक पे चलते हैं। आगे का टॉपिक है, 1-2 टॉपिक हम करते हैं, इसके बाद में आज विराम लेते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगा और उसके बाद में आपको इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा। बेटा आपको उसके ऊपर बहुत अच्छे से गौर करना है।
कुलाम्ब्स लॉ, बहुत ही होशियार बच्चे हो आप, होनहार बच्चे हो, आप सभी जानते हो कुलाम सर को, कुलाम सर के योगदान को आप सभी जानते हो। कुलाम सर ने क्या योगदान किया इस फिजिक्स के अंदर, इस दुनिया के जन कल्याण के लिए कुलाम सर ने अपना कितना बड़ा योगदान दिया हम सभी के लिए, ये हम सभी अच्छे से परिचित हैं। कुलाम सर ने क्या कहा था? कुलाम सर ने कहा था कि दो चार्जेज हैं, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, यदि दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स है वो मेरे नाम से होगा। उस फोर्स जो है वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और वो फोर्स जो होगा दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रकार दोनों को एक साथ लिखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है यहां पर जब इसके प्रोपोर्शनल है, जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि आप डिस्टेंस की बात करो, यदि ये वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R। जो R है, R की डायरेक्शन में ये 1 2 भी हो सकती है, 2 1 भी हो सकती है, रेडियस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे से पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि सर ये K क्या है। आपने सभी ने पढ़ा है K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इसका वैल्यू। अब देखो बेटा आगे बढ़ते जरा इसके बारे में डिटेल से, क्योंकि आप सभी जान चुके हो इसकी प्रॉपर्टी क्या है। कूलम्ब फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है बेटे? कूलम्ब फोर्स होता क्या है? कूलम्ब फोर्स आपने देख लिया, इसका फॉर्मूला क्या है, और ये जो फोर्स है इसकी प्रॉपर्टीज के रूप में बात करें तो इस फोर्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है? साइन ऑफ चार्जेस। Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा। कहने का मतलब है F क्या हो? नेगेटिव तो अट्रैक्टिव। F यदि पॉजिटिव, फोर्स क्या है? पॉजिटिव, तो कैसा होगा? रिपल्सिव। ठीक है, ये तो सब जानते ही हो आप, ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। ये न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ, उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के एनालोगस है, वही नहीं है। न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है ये कूलम्ब का लॉ है भाई साहब। न्यूटन का लॉ मत बोल देना इसको, ये कूलम्ब का लॉ है, बट ये उसके एनालोगस है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो भी आपको एक थप्पड़ मारेगा। सर आप मारने कूटने की बात कर रहे हो, चलो बेटा नहीं करते। एक दीवार पर आपने एक पत्थर फेंका, पत्थर ने दीवार को थप्पड़ मारा, दीवार ने पत्थर को थप्पड़ मारा, सर आप फिर कूटने की बात कर रहे हो, तो बेटा करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो करनी पड़ेगी ना, पढ़ लो, इससे बेहतर है कि आपको मारने कूटने की बात करनी ना पड़े, आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए। कहने का मतलब है ये न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ, उसी के अकॉर्डिंग है, यानी उसी के एनालोगस है, अकॉर्डिंग नहीं, उसी के एनालोगस, उसके जैसा ही है। यहां पर भी एक्शन की क्या होता है? रिएक्शन होता है। मतलब कि सर आपने क्या बात बता दी, मतलब ये थप्पड़ मारे तो ये भी मारेगा, बिल्कुल सही बात है। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा बेटा। जैसे 2 के कारण 1 पर, 1 के कारण 2 पर, 1 के कारण 2 पर, ये 1 इस पर धक्का लगाता है इधर जाएगा, ये 2 इस पर धक्का लगाता है ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है F12 इक्वल टू क्या होता है? माइनस का F21 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, यानी एक्शन का क्या होगा? यहां पर भी रिएक्शन होगा। ये क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स लॉ दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या करते हैं? पालन करते हैं। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स भी 1/r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है? 1/r स्क्वायर। डिस्टेंस के जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ये जो फोर्स होता है ये इस प्रकार कम होता जाता है बेटा। ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये फोर्स क्या होता जाए? इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग कम होता जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। सर कंजर्वेटिव क्या चीज है? कंजर्वेशन तो पढ़ के आ चुके। यहां कंजर्वेटिव फोर्सेज कुछ होते हैं, आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज पढ़े होंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं, यानी फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो हमेशा यदि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सीधी सी बात है, थंब रूल इसका यही है। आपको कंजर्वेटिव फोर्स का वर्ड आ जाए तो आप सिंपल से ये समझ लेना कि इस फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो वर्क किसके रूप में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके कारण भी जो वर्क होगा वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मित्रों,
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं वो किससे स्ट्रॉन्ग होते हैं? ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उससे स्ट्रॉन्ग होता है उसके कंपैरिजन में। यानी डिस्टेंस हालांकि चार्जेस के बीच में कम होती है तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, पर यदि इक्वल डिस्टेंस की बात करें, इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल मासेज के दो ऑब्जेक्ट रखे हो और इक्वल डिस्टेंस पर चार्जेस रखे हो, तो चार्जेस के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगा कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इससे भी ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होता है। तो चार फंडामेंटल फोर्सेज जो नेचर के अंदर होते हैं उसमें से ये भी तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आज की क्लास हम यहीं पर उसको रोकते हैं, विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, गाउस लॉ क्या होता है, गाउस लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती है, इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी यूनिट का सेकंड जो पार्ट है पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और एक डायपोल है उसके कारण पोटेंशियल क्या होता है, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को पढ़ना है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ना है। ये आगे क्लास में हम देखेंगे और तब तक के लिए शाबा खेत, बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय देकर इस लेक्चर को सुनने की कोशिश की। आपको डेफिनेटली मेरा एक पूरा विश्वास है, यदि आप मेरे से जुड़ते रहे, आप मेरे वीडियोस देखते रहे और उन पर मनन करते रहे तो डेफिनेटली सीयूटी में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सीयूटी नहीं, आप इसके अलावा भी जिस भी एग्जाम में फिजिक्स आती है और उस फिजिक्स से संबंधित आपको क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलते हैं तो आपको मेरा चेहरा हमेशा याद रहेगा और वो जो क्वेश्चंस है उनको